बीजेपी पूरी तरह से बिखर चुकी है। बीजेपी का कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो क्या करें, उनका नैरेटिव क्या है कुछ नहीं पता, नेता का कुछ नहीं पता, सिर्फ एक काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। कभी किसी की पोस्टर फाड़ दे रहे हैं, कभी किसी की होर्डिंग फाड़ दे रहे हैं, वोट कटवाने पे लग जा रहे हैं, कहीं पैसे बांटने लग जा रहे हैं। यही सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि वो चुनाव पूरी तरह से हार चुके हैं। आप पूछिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी से आप क्या चाहते हैं वो क्या काम करें। लोग भारतीय जनता पार्टी से काम नहीं बताएंगे क्योंकि उनको पता है ये हो सकता है झूठ बोल दें अभी, लेकिन करेंगे नहीं काम। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो बीजेपी ने मेन मुद्दा ही यही बनाया था कि मैं बाहर का हूँ और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो लोकल थे। तो लोगों ने उनसे भी पूछा भाई आप कब आए थे, उन्होंने कहा 20 साल पहले आए थे। सुबह निकल जाता हूँ, रात तक जितने लोग जहाँ बुलाते हैं वहाँ पहुँचता हूँ, उनके काम देखता हूँ, काम करवाता हूँ, जो इश्यूज़ हैं उसको बात करता हूँ, अधिकारियों से मिलता हूँ। यही मेरा काम होता है, यही मेरी दिनचर्या होती है। भगवान से डर के कह रहा हूँ, मैं बड़बोला आदमी नहीं हूँ। यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। यहाँ लोग चाहते हैं कि अगर 2 साल में अगर ये आदमी इतना कर सकता है तो अगर इसको 5 साल दें तो बहुत अच्छा कर सकता है। आज अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं तो उनसे लोगों की अपेक्षाएँ हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। मैं इस वक्त दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में बैठा हूं और मेरे बगल में बैठे हैं दुर्गेश पाठक। जी हाँ, दुर्गेश पाठक वो शख्सियत हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट एंकर की भूमिका निभाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्टी को जहां जहां भी जड़ें मजबूत करनी होती है, दुर्गेश पाठक वहां भेजे जाते हैं। अगर गोवा की बात हो, दिल्ली की बात हो, और शायद यही वजह है कि ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के सदस्य भी हैं। तो आप समझ लीजिए बेहद कम उम्र के दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। फिलहाल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ से ये चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। 2022 के उपचुनाव में इन्होंने शानदार जीत हासिल की थी और अब फिर 2025 के चुनाव में ये मैदान में उतरे हैं। बेहद सादे तरीके से ये क्षेत्र में घूमते हैं। मेरी भी मुलाकात इनसे यहाँ पर हुई है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार इनकी स्थिति क्या है और इनकी स्थिति जैसी भी हो, साथ ही साथ मैं दिल्ली के बारे में भी पूछना चाहूँगा। तो दुर्गेश जी, TV9 पर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, लेकिन अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। एक्चुअली देखिए, मैं आपके बारे में बहुत पहले से जानता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई सिविल सर्विस एस्पिरेंट जब पॉलिटिक्स में आता है तो मैं समझ सकता हूं कि वो स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रॉब्लम्स होता है, वो हर चीज़ को एड्रेस कर सकता है। और मैं जहां पे बैठा हुआ हूं वहां छात्रों का बड़ा हुजूम होता है क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं और आप भी इस फेज से गुजरे होंगे। तो क्या आपके जहन में है क्या कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत कुछ किया जाए, क्योंकि बाहर से आते हैं, उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? देखिए, इसके 2 महत्वपूर्ण पार्ट हैं। एक तो निश्चित रूप से मैं लकी भी कह सकते हैं क्योंकि एक इकोनॉमिक ज़रिया भी है। दिल्ली के अंदर, खासकर रोड राजेंद्र नगर के अंदर पूरे देश के लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। उसके कारण यहाँ पर व्यापार भी फल फूल रहा है। बहुत सारे लोग, एक अच्छी खासी रेंटल इनकम आ रही है, बहुत सारी दुकानें जागृत हो गई हैं, जिंदा हो गई हैं। तो निश्चित रूप से एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो बढ़ी है, लेकिन यह कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस ऐसे हैं कि यहाँ पर आप समझिए कि 16-17 हज़ार की पॉपुलेशन होती थी पहले। मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ 20, आज वो पॉपुलेशन 1 लाख के आसपास है। तो जब 1 लाख के आसपास होती हैं तो संसाधनों के ऊपर भी दबाव पड़ता है। पानी के ऊपर दबाव पड़ता है, सीवर के ऊपर दबाव पड़ता है, सड़कों के ऊपर दबाव पड़ता है, लाइट्स की और डिमांड होती है, पार्कों के ऊपर दबाव बढ़ता है। तो चूँकि संसाधन तो आपने 8-10 हज़ार 20 हज़ार लोगों के हिसाब से तैयार किए थे, रह रहे हैं 1 लाख 1.25 लाख लोग, तो निश्चित रूप से उसके संसाधन। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज पिछले 2 साल में रहा है वो रहा है कि जो बेसिक संसाधन है वो लोगों को समय पर मिले, सही टाइम पे मिले और उसको लेकर इरिटेशन ना हो लोगों को। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पानी की बात कहूँगा
बहुत छोटी बात है, लेकिन पानी बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। अब हम जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, क्योंकि ये कॉलोनियाँ अर्ली जब दिल्ली बस रही थी तब ये कॉलोनियाँ बसी हैं। तो उस अब पानी उपलब्ध हो, साफ़ उपलब्ध हो, सही समय पे मिले, वो एक बड़ा चैलेंज था। उसको हम लोगों ने किसी तरह से सरपास किया। दूसरा एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने जायका के साथ मिलकर, जो जापानीज़ कंसल्टिंग फर्म है उसके साथ मिलकर हम लोगों ने राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर लॉन्च किया है 24x वाटर सप्लाई, जिसका हमने एक पहला पायलट भी कंप्लीट किया पांडवनगर डीडीए फ्लैट के अंदर। अब वो कंप्लीट होने के बाद हम कंप्लीट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। जो पानी की टंकी होती है, जिस पानी की टंकी से आप पानी देते हैं, वो पानी की टंकी 18,000 लोगों के लिए बनी थी। 18,000 से ज़्यादा 20,000 लोग, अब रह रहे हैं 1.5 लाख लोग। तो उस पानी की टंकी को भी तोड़कर उसको डबल कर रहे हैं, उसको 4 गुना कर रहे हैं। तो ये सारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। पार्कों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, क्योंकि जिस पार्क में पहले 100 लोग जाते थे उस पार्क में 2,000 लोग। मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ कि छात्र डूबे, उसको लेकर के बहुत तरह का सवाल उठने लगा। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप इस प्रोसेस से गुजरे, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ने वाला है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा होंगे तो बच्चे भी यहीं रहेंगे। पहले के समय में ऐसा होता था कि लोग जिया सराय, कटवारिया सराय में रहते थे, वहाँ से चल करके यहाँ कोचिंग करने आते थे। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा यहीं पर रहते हैं। तो ये जो यहाँ के नेचुरल रेसिडेंट्स हैं, जो पुराने रहने वाले हैं, क्या उनको दिक्कत महसूस होती है? और बतौर विधायक उनके दिक्कतों को दूर करने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया? यही मैं ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू भी है। रीज़न ये है कि एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि निश्चित रूप से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, कहीं लॉगर हेड भी करते हैं एक दूसरे से। जैसे स्टूडेंट होता है, अब स्टूडेंट का तो नेचर है कि वो रात के 11 बजे भी सोचता है कि चलो किताब पढ़ लिया, 1 घंटा चलो घूम के आ जाते हैं। लेकिन रेजिडेंट्स को उससे दिक्कत होती है। 4 लोग दोस्त आ गए रात में घर पे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, फिर वो हू हल्ला करते हैं, उससे भी रेजिडेंट्स को दिक्कत होती है। तो एक बैलेंस हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहली चीज़ प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ लेट नाइट भी दुकानें चलती थी, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें होने लग गई। बहुत सारे लोग बाहर से आने लग गए, बहुत गलत काम भी होने स्टार्ट हो गए। तो वो पुलिस के साथ मिलकर अभी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक दुकानें बंद करवाने स्टार्ट कर दिया। मैं खुद भी राउंड लेता हूँ, कई बार फिर भी लोग खोल लेते हैं चोरी छुपे, लेकिन फिर भी हम लोग राउंड पे लेते हैं। रेजिडेंट्स को हम लोगों ने ये रखा हुआ है। मैं मोहल्ला सभा चलाता हूँ, जिसमें हर एक घर से एक व्यक्ति हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। तो उसको जहाँ जहाँ दिक्कत होती है वो तुरंत हमें व्हाट्सएप पे बता देता है कि आज यहाँ दिक्कत आ रही है, आज यहाँ दिक्कत आ रही है। तो हम उसको तुरंत ही एक्शन में लेके आ जाते हैं, उस चीज़ को रिजॉल्व कर देते हैं। तो इसका एक किसी भी अगर समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो उसका सबसे मूल तत्व होता है वो है कम्युनिकेशन। अगर मैं रेजिडेंट्स के साथ भी कम्युनिकेशन में हूँ, अगर मैं बच्चों के साथ भी कम्युनिकेशन में हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी इशू बड़ा इशू नहीं है, रिजॉल्व हो सकता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे हिंदुस्तान के लोगों में एक आदत है कि हम मैनेज करके जी लेते हैं जीवन। तो वो कोशिश हमारी रहती है कि कम्युनिकेशन में रहे, और मेरी यही हमेशा रही है कि सबके फ़ोन उठाऊँ, सबके मैसेज का जवाब दूँ। व्हाट्सएप जो हमारा मोहल्ला ग्रुप है, उस मोहल्ला ग्रुप के अंदर हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है कंप्लीट, जिसमें लोग इशू डालते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमको ग्रिल भी करते हैं कई बार लोग, लेकिन हम सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर उनके इशू रिजॉल्व करते हैं। तो उससे हमारे ऊपर एक पब्लिक का फीडबैक भी हमारे पास आता है कि नीचे चल क्या रहा है, और साथ ही साथ हम इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करते हैं। और इस तरह की किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ों से हम बचने की उम्मीद करते हैं और बच भी जाते हैं। मैंने अब देखा आपको कि आप यहाँ के लोकल लोगों से आप मतलब अकेले घूम रहे थे, और मैंने देखा लोकल लोगों से आप बड़ा ही पर्सनल लेवल पे इंटरैक्ट कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर यह बताता है कि आप लोकल लोगों से कितने जुड़े हुए हैं। पर मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि मैं सालों पहले ये भी देखता था कि लोग अगर बाहर से दिल्ली में आके रहना चाहते हैं तो बाहरी और भीतरी की लड़ाई होती थी कि यहाँ का रहने वाला कौन है, बाहर का रहने वाला कौन है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि
आपकी जो लोकप्रियता है उसमें कहीं ये चीज़ आड़े आती है क्या? क्योंकि आप गोरखपुर से आए हैं, यहाँ पढ़ने आए थे, उसके बाद आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और अब आप फ्रंट से लीड कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा क्योंकि पहले तो आप ग्राउंड वर्क करते थे, पार्टी को मजबूत करते थे, लेकिन अब आप खुद चुनाव में। तो ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या दिल्ली की जनता का प्यार आपको कभी ऐसा लगा कि इस वजह से कम मिलता है? लोग ये समझते हैं कि ये तो बाहरी है, मेरी समस्याओं को कितना ज़्यादा समझ पाएगा। एंड ऑफ द डे मैंने देखा कि आप लोगों से प्यार से बात करते हैं और उनका काम करवाते हैं या नहीं करवाते, ये मैटर करता है। बाहरी भीतरी जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो बीजेपी ने मेन मुद्दा ही यही बनाया था कि मैं बाहर का हूँ और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो लोकल थे। तो लोगों ने उनसे भी पूछा, भाई आप कब आए थे? उन्होंने कहा 20 साल पहले आए थे। क्योंकि दिल्ली क्या है कि दिल्ली में हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से आया हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है। चाहे वो जब देश का पार्टीशन हुआ तो जब भारत और पाकिस्तान बना तो बहुत सारे हमारे साथी जो हैं पाकिस्तान से दिल्ली के अंदर आए, बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत संघर्ष किया। उन संघर्षों के बाद आज उन्होंने अपने आप को किसी मुकाम पे पहुंचाया। इसी तरह से बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से हैं। आप मेरे यहाँ कुछ एरियाज़ हैं, मैं आपको नाम बताऊंगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको महसूस नहीं होगा कि ये दिल्ली का पार्ट है। आपको लगेगा ये तो साउथ इंडिया में आ गया हूँ, क्योंकि सारे लोग तमिल में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, सारे लोग कन्नड़ा में बात कर रहे हैं एक दूसरे से। इसी तरह से आप कुछ ऐसे इलाकों में जाएंगे जहाँ पे राजस्थानी में लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से। वो आपसे तो हो सकता है हिंदी में बात करें, लेकिन जब वो आपस में बात करते हैं तो राजस्थानी में बात करते हैं। इसी तरह से कई सारे इलाकों में आप जाएंगे जहाँ लोग पंजाबी में एक दूसरे से बात करते हैं। कई जगहों पे जाएंगे जहाँ लोग मैथिल बोल रहे हैं, भोजपुरी के अंदर बातचीत कर रहे हैं। तो दिल्ली एक मेल्टिंग पॉट है, सभी संस्कृतियों का, सभी लैंग्वेज का, सभी लोगों का समन्वय स्थापित करता है। दिल्ली को लोगों को एंड ऑफ द डे डिलीवरी चाहिए। आप डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बातें हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी करते हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। एंड ऑफ द डे आप ग्राउंड पे हैं, आप डिलीवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या डिलीवर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ बहुत अच्छे तरीके से एसिमुलेट हो गए हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि आप बहुत यंग हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि 2022 के उपचुनाव में आप जीते और फिर आप 25 में जा रहे हैं, क्या आपको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है? मैं ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मैं आपके क्षेत्र के हिसाब से भी पूछ रहा हूँ और दिल्ली के लिहाज से भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल से तो आपकी फुल फ्लेजेड कंप्लीट थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आपकी सरकार बनी। अब तीसरी बार जनता आपको चुने, आपकी पार्टी को चुने, उसकी बड़ी वजह आपको को क्या दिखाई पड़ती? देखिए, मैं अपने 12 साल के 12 साल के राजनीतिक इतिहास में मैंने बड़बोलापन नहीं दिखाया। मैं अगर कोई चीज़ 10 है तो मैं 8 करके ही बताता हूँ, क्योंकि मैं भगवान से डरता हूँ। और भगवान से डर कर बड़ी निम्रता से साथ कह रहा हूँ, पिछले 2 साल में मैंने यहाँ काम किया है। यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। यहाँ लोगों के बीच में आप जाइए, लोग ये कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, ये हमारे बीच में घूमता है, हमारी बातें सुनता है, काम कराता है। काम में हो सकता है 2-4 दिन इधर उधर हो जाता है, लेट हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि इसको फ़ोन किया, हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारा विधायक है ये। हमें लगता है हमारे घर के परिवार का लड़का है, ऐसे ही घूमता रहता है, हमारे बीच में रहता है। तो जो विधायक का अहम होता है, जो विधायक का ईगो होता है कि उसके साथ 10 लोग चले, 2 सिक्योरिटी गार्ड चले, वो सारी चीज़ें मैंने त्याग दी है। उन सारी चीज़ों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं सुबह निकल जाता हूँ, रात तक जितने लोग जहाँ बुलाते हैं वहाँ पहुँचता हूँ, उनके काम देखता हूँ, काम करवाता हूँ, जो इश्यूज़ हैं उसको बात करता हूँ, अधिकारियों से मिलता हूँ। यही मेरा काम होता है, यही मेरी दिनचर्या होती है। तो राजेंद्र नगर की बात करें तो यहाँ पे भगवान से डर के कह रहा हूँ, मैं बड़बोला आदमी नहीं हूँ। यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। यहाँ लोग चाहते हैं कि अगर 2 साल में अगर ये आदमी इतना कर सकता है तो अगर इसको 5 साल दें तो बहुत अच्छा कर सकता है, वो फीलिंग है। जहाँ तक पार्टी की बात है,
पार्टी के कामों से लोग बहुत खुश हैं, लेकिन पार्टी के एक चीज़ ज़रूर था, लोग अगले 5 साल का विज़न चाह रहे थे। वो ये कह रहे थे, जब हम जाते थे लोग कहते थे 3-4 महीने पहले, बोले हाँ काम तो आपने बहुत अच्छा, अब आगे क्या करेंगे हम वो जानना चाहते हैं। कई बार होती है ना कि एक कमाऊ पूत होता है तो उससे लोग ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी कमाऊ पूत हैं दिल्ली के, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया। तो लोग ये जानना चाहते थे भाई कि अब अगले 5 साल में आप क्या करोगे। और जैसे जैसे वो विज़न दे रहे हैं, अब देखो पूरी दिल्ली का माहौल बदलता जा रहा है, पूरा कंसोलिडेशन हो जा रहा है। बीजेपी पूरी तरह से बिखर चुकी है। बीजेपी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको कि वो क्या करें, उनका नैरेटिव क्या है कुछ नहीं पता, नेता का कुछ नहीं पता, सिर्फ एक काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। कभी किसी की पोस्टर फाड़ दे रहे हैं, कभी किसी की होर्डिंग फाड़ दे रहे हैं, कभी किसी का वो वोट कटवाने पे लग जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें वो कंटिन्यू, कहीं पैसे बांटने लग जा रहे हैं, यही सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि वो चुनाव पूरी तरह से हार चुके हैं, या वो मेंटली मान चुके हैं हम कुछ होना नहीं। वो आप कह रहे हैं, मैंने आपको देखा भी, आप अकेले आए, लोगों से अकेले मिल रहे थे। पीछे से देख के मुझे भी नहीं लगा कि आप ही विधायक हैं, आप ही दुर्गेश पाठक हैं, क्योंकि विकिपीडिया और जगह पे बड़ा नाम है आपका। पर मैंने सिंप्लिसिटी में देखा तो मैं भी हैरान था। पर मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कई बार इसको लोग कहते हैं कि ये एक छलावा है। ये समझिए, ये सारे नेताओं पर आपके विरोधी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि संजीवनी योजना आप लाए, तो संजीवनी योजना क्यों लाए जब आयुष्मान आरोग्य योजना केंद्र का था, उसको आपने एग्जीक्यूट होने नहीं दिया, इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया। महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना लाए तो 1000 रुपये की बात थी, वो आपने लोगों को दिया नहीं, अब आप 2100 रुपये की बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अच्छे अच्छे सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जो आपने वादा किया वो पूरा नहीं कर रहे हैं। और इसको लेकर के आप पे बीजेपी भी हमलावर है और कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि शीला दीक्षित के ज़माने को याद करिए, किस तरीके से उन्होंने काम किया था। तो क्या आपको ये दिखाई पड़ता है कि ये जो 5 साल था आपकी पार्टी के लिए, आपकी भले ही नीयत काम करने की रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस, बहुत सारे घोटाले, ईडी सीबीआई से लड़ाई में बीत गया, इसलिए अंतिम समय में आपको बहुत सारी योजनाओं की घोषणा करनी पड़ रही है? देखिए, जब हम 2013 में प्रचार कर रहे थे तो हमने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली, याद होगा आपको। और हमने कहा था कि हम बिजली के रेट हाफ करेंगे। हमने कहा था हम स्कूल बहुत अच्छे बनाएंगे। हमने कहा था हम अस्पताल बहुत अच्छे बनाएंगे। तो लोग क्या कहते थे, झूठ बोल रहे हो, सपने दिखा रहे हो, ये हो नहीं सकता, ये फर्जी बातें हैं, 24 घंटे बिजली आ ही नहीं सकती, पानी पहुंच ही नहीं सकता, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सड़क बनी नहीं सकती, वहाँ पानी की पाइपलाइन पड़ी नहीं सकती, जे क्लस्टर के अंदर, झुग्गियों के अंदर हाइड्रेंट लगी नहीं सकता, वहाँ शौचालय बनी नहीं सकता, ये तो इलीगल कॉलोनीज़ हैं। यही सारी बातें करते थे ना लोग। अरविंद केजरीवाल जी ने वो कर दिया जो आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने नहीं किया। हो सकता है आप भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है आप कांग्रेस के हो सकता है आप आम आदमी पार्टी के हो, लेकिन एक बार अपने मन के बायस को, अपने मन के उलझनों को बाहर निकालिए और एक बार ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया। आप फैन हो जाएंगे उस आदमी की। क्या स्कूलों के ऊपर काम हुआ इस देश के अंदर? कभी नहीं काम हुआ। क्या प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर कभी इस देश के अंदर काम हुआ? नहीं काम हुआ। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ से IIT के अंदर जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, दुनिया के देशों में जा रहे हैं वो बच्चे। वो आगे मुस्तकबिल लिखेंगे हिंदुस्तान का, इस देश का। अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। आप मोहल्ला क्लिनिक, जस्ट 200 मीटर पे मोहल्ला क्लिनिक, आप जाइए, वहाँ जाके देखिए, सारी सुविधाएं हैं, 250 तरीके के टेस्ट फ्री हैं, लोगों के पैसे बच रहे हैं। स्कूल बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, बुज़ुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था शुरू कराई, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया, महिलाओं के लिए बस। आज आप नीदरलैंड के अंदर जाइए, ट्रांसपोर्ट फ्री है वहाँ पे। हम महिलाओं के लिए करते हैं तो हमें कहते हैं कि ये तो सपना दिखा रहे। जितने भी वर्ल्ड क्लास नेशन हैं, हर जगहों पर
एक्चुअली हमारे यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ये बना दिया कि हम आपसे टैक्स लेंगे और उद्योगपतियों को देंगे। ये सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक्स है। अगर गलती से हमने लोगों को दे दिया तो गड़बड़ है। वो कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी अमीर हो रहे हैं, इसका मतलब मामला सही चल रहा है इस देश के अंदर। आप अमीर हो, इसका मतलब मामला गड़बड़ चल रहा है इस देश के अंदर। उन्होंने समझा दिया हमारे देश के लोगों को, कूट कूट कर भर दिया हमारे देश के लोगों। तो हमारे देश के लोगों को अगर थोड़ी सी भी सुविधा मिलती है तो उनको लगता है कि यार ये तो कहीं देश के साथ तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, कहीं इकॉनमी के साथ तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। अरे भैया, हमने महिलाओं को बस फ्री की बात की जिसमें कुछ 101 करोड़ रुपए लग गए। वो 100 करोड़ कहाँ से आए? 400 करोड़ के फ्लाईओवर बनने थे, 250 करोड़ में बना दिए। वहाँ से हमने महिलाओं को बस फ्री कर दिया। अब ये 15-15 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ़ कर देते हैं ब्याज। आज सारे बैंक एनपीए पे खड़े हैं। सारे बैंक कब कोलैप्स कर जाएंगे पता नहीं चल रहा है। वो इनकी गुड इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं, हमारे वाले को कहते हैं बैड इकोनॉमिक्स है। तो ये समझाया गया है इस देश के लोगों को पिछले 70-75 सालों में, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, जिसमें आईएएस लॉबी भी इन्वॉल्व है, जिसमें नेता लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें उद्योगपति भी इन्वॉल्व है, कि ये समझाओ लोगों को कि जब बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, बड़ा बड़ा उद्योगपति बनेगा तो आपका ही फ़ायदा हो जाएगा। उसमें आपको एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपने ये बड़ी बात कही है। सवाल ये है कि इकोनॉमिक्स को कौन कैसे जनता को समझाता है। पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव चीज़ आपका ये है कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हैं जिनका दिल्ली में बहुत बड़ा स्टेचर है। आपके विपक्षी पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को मैच कर सके। लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज इस बार चुनाव में आपके साथ ये होगा कि आप एमसीडी भी जीते हुए हैं और 10 साल से यहाँ पर सत्ता में भी, तो लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत होंगी। उस अपेक्षाओं पे आप कितने खड़े उतरे हैं उसकी परीक्षा भी होगी। क्या आपको लग रहा है कि 10 साल का शासन, एमसीडी में शासन, इन सब के बावजूद ये जो चुनाव है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ है? क्योंकि बहुत सारे सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। इसलिए आज कांग्रेस शीला दीक्षित को याद कर रही है, बीजेपी कहती है एमसीडी भी जीत गए तो सड़कें कहाँ बनाई, आप कहते हैं कि हमें एलजी ने काम करने नहीं दिया। ये जो टकराहट देखी गई और बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार हम बनाएंगे, तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सब इश्यूज की वजह से दिल्ली सफ़र किया है क्या? और इस बार जो आप चुनाव में उतरे हैं, आपकी पार्टी उतरी है, ठीक है, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो क्योंकि आपको बहुत कम समय मिला यहाँ काम करने का, लेकिन आपकी पार्टी को दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एमसीडी आपके पास, 10 साल से सत्ता में आप, तो इसका कुछ नुकसान दिखाई पड़ रहा है या चुनाव आपको टफ लग रहा है? आप अपना कैमरामैन लीजिए और आप खुद दिल्ली के किसी भी पॉइंट से 100 लोगों से आप इंटरव्यू लीजिए कि आप चाहते क्या हैं कि केजरीवाल जी कौन सा काम करें, पूछ लीजिए। आप पूछिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी से आप क्या चाहते हैं वो क्या काम करें। लोग भारतीय जनता पार्टी से काम नहीं बताएंगे क्योंकि उनको पता है ये हो सकता है झूठ बोल दें अभी, लेकिन करेंगे नहीं काम। काम की अपेक्षा भाई साहब उसी से होती है जो काम करता है। आज अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं तो उनसे लोगों की अपेक्षाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी से किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। पूरे इलाके में कोई एक आदमी ये नहीं कहेगा कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर दे। आज चुनाव है, 20 दिन बाद चुनाव है। अभी क्या करेंगे, एक वो संकल्प पत्र लेके आएंगे, ठीक है। उस संकल्प पत्र बड़ा बड़ा 50-60 पेज का बना देंगे। मुझे लगता है जिस कमेटी ने बनाया उसने भी नहीं पढ़ा उस चीज़ को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी इनकी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के दौरान इनके हर एक सांसद ने कहा कि हम पहले 100 दिन के अंदर ये काम करेंगे। आप ये काम कर देंगे पहले 100 दिन के अंदर। हर्ष मल्होत्रा जी ने कहा कि हॉस्पिटल बना देंगे। मनोज तिवारी जी ने कहा कि सोनिया विहार का वो पुस्ता डबलीकरण का काम कर देंगे। ये प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि एक बड़ा स्टेडियम बनाएंगे, वहाँ पे खेलने और इन सब चीज़ों की व्यवस्था रहेगी।
वो इन्होंने रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि गाँव को लेकर जो धारा 87, 88 जो भी है वो हटवा देंगे, सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, प्लॉट ऑप्सी कराएंगे सबको। बांसुरी स्वराज जी ने इसी तरह से वादा किया। मैं कह रहा हूँ अगर एस्टिमेट भी बन गया होगा ना उसका, तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं। काम तो बहुत बड़ी बात की बात है। आज 200 दिन हो गए उनको सरकार बने आए हुए, 150 से ऊपर दिन हो गए। एस्टिमेट भी अगर बन गए होंगे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, फंड सेंक्शन भी अगर हो गया होगा तो राजनीति से नाम बदल दूंगा अपना। सिर्फ झूठ बोलते हैं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं है उनको, पब्लिक को कोई अपेक्षा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। पब्लिक को अपेक्षा है केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी ने 10 साल में आपने अच्छा काम किया, अगले 5 साल में क्या करोगे उसका विजन बताओ, फिर हम भरोसा करेंगे, फिर हम आपको वोट देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस से अलायंस करके गलती कर दी थी? क्योंकि कुछ ही महीने बाद आपको विधानसभा चुनाव में जाना पड़ेगा और कांग्रेस आपके खिलाफ बोल रही होगी, हर तरह का आरोप लगा रही होगी। अजय माकन तो राष्ट्र विरोधी तक कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। सवाल ये उठता है कि लोग तो पूछेंगे ना कि आपने तब क्यों अलायंस किया था, अब क्यों खराब कह रहे हैं। ये आपसे भी पूछेगी और कांग्रेस से भी पूछेगी। देखिए, उस समय लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव में जब हम दिल्ली में जाते हैं, लोग पूछते हैं जी भाई आपको क्यों वोट दें, आपकी 6-7 सीटें आने हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेचुरली कांग्रेस एक बड़ा अलायंस है, ठीक है। हम हो सकता है हर मुद्दों पे ना सहमत हो, लेकिन कुछ मुद्दों पे हम उनसे सहमत भी हैं। भाई जो जिस तरह से बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है वो नहीं होना चाहिए, इससे इस देश का नुकसान है। हम ऑलरेडी एक बार भारत पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं। उससे पहले यही आरएसएस के लोग, यही लोग ये दिन भर काम करते थे, हिंदू महासभा के लोग, इन्होंने इस देश को बांट दिया 2 पार्ट में। वो आज हो सकता है गलत हिस्ट्री पढ़ाते हों, गलत चीज़ें बताते हों, लेकिन अगर इस देश के विभाजन के लिए कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार रहा है तो ये हिंदू महासभा और इसके लोग रहे हैं। ये सारे लोगों ने, आरएसएस के लोग रहे हैं जिन्होंने देश को बांटने का बड़ा काम किया। हम इस देश में शांति चाहते हैं। जब शांति होगी तो विकास होगा, लोग आगे बढ़ेंगे, लोग आगे बातचीत करेंगे। तो इसलिए लोकसभा के दौरान हम लोगों ने कांग्रेस, दिल्ली के अंदर हम अपने दम पे चुनाव लड़ रहे। ये बताइए कि पहले कभी आप पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने बड़ा 1-2 शब्द ऐसा कहा, आपदा की सरकार, कट्टर बेईमान। आपको लगता है कि इस बार आपके इमेज को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचा है? जो पहले आप कहते थे तो कोई उंगली नहीं उठा सकता था, लेकिन इस बार जब आप जाएंगे तो आपको शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, कई तरह के घोटालों का आरोप आपके ऊपर है। तो क्या लगता है ये बड़ी चुनौती है इस बार जनता के बीच में जा कर के ये बताना कि मेरा दामन साफ है, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया है या ज़बरदस्ती आरोप लगाया गया है? भाई साहब, एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने आरोप लगाया, और ऐसा नहीं कि आरोप अभी लगा रहे हैं, आरोप ये पिछले कई सालों से लगा रहे हैं। हर तीसरे दिन उठ के कहते हैं जी ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया। इस बार तो उन्होंने घोटाला भी किया, एक्ट बदला ईडी का कि जिसके तहत वो जमानत भी नहीं हो सकती, उसके तहत अरेस्ट किया, अरेस्ट करके बेल भी मिल गई। जिस एक्ट में किसी को बेल ही नहीं मिलती, उस एक्ट में बेल मिल गई। और जज साहब हमेशा यही पूछते रहे, भैया क्या मिला ये तो बता दो। 1 रुपये नहीं मिले इनको, 1 चवन्नी नहीं मिली इनको। भाई आप कहते हो कि हमने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया, वो 100 करोड़ कहीं तो होंगे, किसी के घर में छुपे होंगे, कहीं सड़क तो कहा गोवा के चुनाव में खर्च कोई हो गया, परचेज ऑर्डर होगा, कोई कुछ होगा, कोई चीज़ खरीदी होगी, चुनाव में कहाँ खर्च किया ये तो बताओगे। ऐसे थोड़ी कि 100 करोड़ हो गया। भाई आपके ऊपर आरोप लगे भाई आपने 100 करोड़ ले लिया तो आप कुछ तो करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, अपने वो गाड़ी खरीदोगे, बंगला खरीदोगे, कुछ तो करोगे उस पैसे का, या कहीं बैंक में जमा करोगे, ज़मीन खरीदोगे, कोई बिजनेस डालोगे, कुछ तो करोगे उस पैसे का। हमने क्या किया वो बता तो दो, फर्जी आरोप कर रहे हो। जज साहब ने पूछा भैया पैसे कहाँ हैं, कहीं पैसे दिख रहे हैं जहाँ आप बताओ कि भाई ये 100 करोड़ लिए और यहाँ खर्च किए। आपके पास कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्ती आपने एक एक्ट में परिवर्तन करके कर दिया। आज अफसा कानून है नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में लगा रहता है, उसके तहत आपको अरेस्ट कर ले, 2 साल 3 साल आपको बेल ही नहीं मिलना। आप कहानी कहते रहो कि मैं बढ़िया आदमी हूँ, मैं देशभक्त आदमी हूँ, वो तो सरकार के ऊपर। वही कानून इन्होंने ईडी में डाल दिया। लास्ट 2 सवाल करूँगा आपसे। आपने अभी पुजारी और ग्रंथी योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को एक सम्मान राशि देने की घोषणा की।
लगातार विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जिन मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर आपने शराब के ठेके बढ़ा दिए, अब चुनाव से ठीक पहले आपको लग रहा है कि इमाम को आप 2013 से पैसे दे रहे हैं, वो भी 17 महीने से नहीं दे पा रहे हैं, तो एक और प्रयास आपने पुजारियों और ग्रंथियों को ठगने का किया है। इस पर क्या जवाब दें? बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है? बीजेपी क्यों विरोध कर रही है कि अगर हम पुजारियों को सैलरी दें, अगर हम ग्रंथियों को सैलरी दें, बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है? बीजेपी कहती है 17 महीने से इमाम को नहीं दिए तो ये पुजारियों और ग्रंथियों को। बीजेपी ये कह रही है कि आप मंदिरों के अंदर जो पुजारी हैं वो हमारी प्रॉपर्टी हैं, आप उनको कुछ नहीं दे सकते। भाई आपके अंदर आप धर्म की राजनीति करते हो, आप हर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करते हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मंदिर का वो जो पुजारी है, भाई लिखने पढ़ने की पद्धति तो अभी शुरू हुई है ना। हमारी अगर संस्कृति, सनातन संस्कृति अगर बची हुई है तो उसका एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है मंदिर के पुजारी और पंडित लोग, जिन्होंने चाहे वो सुन के, याद करके, लिख के चीज़ों को, पद्धतियों को ज़िंदा रखा। अब देखिए उनकी बुरे हाल है, मंदिर के अंदर रहते हैं, मंदिर के चढ़ावा पर उनकी पूरी ज़िंदगी निर्भर करती है। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोषणा की, किसी भी व्यक्ति को उसका स्वागत करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहिए था कि अरविंद जी आपने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है, इसकी 50% जो सैलरी है 18,000 आप दीजिए, 18,000 हम देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद कराएंगे। तब आप बड़े दिल की राजनीति करते, तब आप एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति करते। आज जो आप कर रहे हो छोटेपन की राजनीति कर रहे हो, छोटे दिल की राजनीति कर रहे हो। आप एक गरीब आदमी के पेट पे लात मारने की कोशिश करो, जो कि गलत है। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस मैदान में उतरी है, लगातार आक्रामक है, कहीं ना कहीं आपके वोटों में सेंधमारी करेगी और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? देखो भाई साहब, आप घूम लो, टहल लो, मीडिया में, सोशल मीडिया की बातों पे मत जाओ, आप खुद ग्राउंड पे जाओ, कुछ ना है। सेम उनके साथ भी दिक्कत वही है। वो भी भारतीय जनता पार्टी वाले, जो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ में फंसी है वो ये है कि वो घृणा की राजनीति कर रहे हैं, नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सुबह उठ के क्या करती है? अरविंद केजरीवाल को गाली देती है, आम आदमी पार्टी को गाली देती है, आम आदमी पार्टी के लीडर को गाली देती है, हमला कराती है, गुंडागर्दी कराती है। इससे जनता को ये समझनी चाहिए, जनता को पॉजिटिव नैरेटिव चाहिए। आप क्या काम करोगे, उनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव करोगे, उसके ऊपर जनता आपसे अपेक्षा करती है। जनता इन सब चीज़ों पर पक चुकी है। मैं चाहूँगा आप जनता को बताएं कि चुनाव के बाद आपकी सरकार बनती है तो दिल्ली को क्या कुछ खास मिलने जा रहा है, और दुर्गेश पाठक की जीत की गारंटी क्यों है? देखिए, मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज अगर एक पार्टी जो दिल्ली के अंदर, जिसके पास विज़न है, जिसके पास लीडर है, जिसके पास पॉलिसीज़ हैं और जिसके पास क्रेडिबिलिटी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने करके दिखाया है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। हमने दिल्ली के अंदर पहले भी शानदार काम किए, स्कूल अच्छे बनाए, अस्पताल अच्छे बनाए, 24 घंटे बिजली दी, पानी 20,000 लीटर पहुंचाया, हमने सस्ती बिजली दी, 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी, साथ ही साथ बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया, महिलाओं के लिए बस फ्री की। अब हर एक महिला को 2100 रुपये का वादा है। साथ ही साथ हर एक बुज़ुर्ग का जो 60 साल से ऊपर है, उनका इलाज चाहे सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसको फ्री कराएंगे। इसी तरह से जो गलत सलत बिल आए हैं पानी के, उसको माफ़ कराएंगे। आज यूरोपियन स्टैंडर्ड के रोड बनाएंगे। पहली एक ऐसी पार्टी है जो आपके इश्यूज़ के ऊपर काम कर रही है। बाकी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, वो सिर्फ केजरीवाल को गाली दे रही हैं। हमें केजरीवाल को गाली देने वाला नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल चाहिए जो हमारे अच्छे काम कर सके। चलिए, तो ये दुर्गेश पाठक थे, और ये सच बात है कि जिस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं, जब मैं इनको इस दफ्तर में आते देखा तो ये अकेले आ रहे थे, और ये साफ बताता है कि ये वाकई आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं।
ऐसे पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के मेंबर हैं तो आप राजनीतिक सूझबूझ इनकी समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये विधायक भी हैं तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं। अलग अलग राज्यों में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है तो ये भी बताता है कि आम आदमी पार्टी में इनकी भूमिका किस तरह की है। लेकिन इस इलाके में जिस तरीके से ये लोगों से मिल रहे हैं उससे एक बात बहुत साफ हो जाता है कि ये वाकई आम आदमी पार्टी के आम आदमी की तरह ये लोगों से मिलते हैं और लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्गेश पाठक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।